सादर नमस्कार साथियों। पहली खबर हमारी विधानसभा से संबंधित है। केरल की विधानसभा ने यह डिसीजन लिया है कि हम केरल का नाम बदल करके केरलम रखेंगे। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या कोई राज्य अपना नाम परिवर्तित कर सकता है कि नहीं। तो हाँ, ज़रूर। संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य के बदलने संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा जो भी प्रस्ताव है वो संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से किसी में भी आ सकता है। इसकी शुरुआत किसी से भी की जा सकती है। इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक को पेश किया जा सकता है या फिर राज्य विधानमंडल में से पेश किया जा सकता है। विधेयक को पास होने के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी राज्य के नाम के परिवर्तन के साथ ही अनुसूची 1 और अनुसूची 4 दोनों में स्वतः ही परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 2 या 3 में कोई भी परिवर्तन होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में स्वतः परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अनुसूची 1 और 4 में स्वतः परिवर्तन के साथ किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है। ये हमारी पहली खबर थी। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 8 बैठकें होंगी। ये किस सत्र की बात कर रहा है? जैसे कि 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। 18वीं लोकसभा की गठन के बाद पहला सत्र फर्स्ट सेशन पार्लियामेंट का बैठने जा रहा है, जिसे पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है: बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये आपका मानसून सेशन है। मानसून सेशन की शुरुआत 24 जून से हो गई है, जिसमें कहा गया है कि यह सेशन 3 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल 8 बैठकें होंगी। इसमें अलग अलग डिसीजंस 8 दिन लिए जाएंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन में से प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद स्पीकर का चुनाव, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव, कुछ मंत्रालयों से मंत्रिपरिषद से परिचय, ये कुछ प्रमुख निर्णयों के साथ हमारा मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है। इसी के साथ पता चला कि 10 साल के बाद इस बार 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो चेयर है वो फिलअप हुआ है। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पिछले 10 साल से खाली थी। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था कि जैसे मौलंकर नियम के तहत यह डिसाइड किया गया था कि कुल 543 सदस्य होते हैं किसी संसद में। अपनी संसद में 543, लोकसभा में 543 सदस्य हैं। 543 का 10% यदि किसी एक दूसरी पार्टी को प्राप्त होता है तो उस पार्टी का नेता जो होगा वो, या पार्टी डिसाइड करेगी कि प्रतिपक्ष का नेता कौन रहेगा, लेकिन किसी एक पार्टी को कम से कम 10% वोट होने चाहिए, जो कि पिछले 10 साल में कोई भी दूसरी पार्टी अकेले 10% वोट पाने में सक्षम नहीं थी। तो 543 का 10% 54 सीट हो गया। तो अभी तक तो कोई पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लेकिन इस बार कांग्रेस को अकेले 99 सीट मिली है, जिससे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। तो ये हमारी तीसरी खबर है कि राहुल गांधी होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो इस 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता इस बार रहेंगे, जो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रहते हैं। और इसी के साथ तीसरी खबर यह है कि इस बार सांसदों की औसत आयु जो है वो घट करके 56 साल हो गई है। इसके पहले 59 साल थी। इसके पहले जैसा आप देख रहे हो कि साल है, ये 59 साल थी, अब घट करके ये 56 साल हो गई। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो अब नए सांसद गए हैं उसमें से नवयुवक ज़्यादा सांसद हैं, वो कम एज वाले ज़्यादा लोग गए हैं। हालांकि जैसे इस बार एक चीज़ ये देखिए कि इस बार जो भी सांसद गए हैं उसमें से पूरे कंप्लीट में से 543 में से 281 सदस्य जो हैं वो पहली बार सांसद में पहुँचे हैं। तो सांसद में 281 नए चेहरे पहुँचे हैं। तो ये हमारी तीसरी खबर थी। चौथी खबर है कि यूपी कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है, डिसीजन इन द सेंस की ऑर्डिनेंस पास किया है कि यदि कोई भी पेपर लीक होता है
तो उसके अगेंस्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जाएगी और पेनाल्टी के रूप में मैक्सिमम 1 करोड़ तक की पेनाल्टी दी जाएगी। जैसे कि अभी विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है यूपी में, तो इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस क्या होता है इसके बारे में हम कभी जानकारी रखेंगे। आर्टिकल 123 के तहत केंद्र और आर्टिकल 312 के तहत राज्य सरकार ऑर्डिनेंस लाती है और हम इस ऑर्डिनेंस को कभी देखेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लॉ लाया है कि यदि कहीं से भी पेपर लीक होता है तो उसके लिए मैक्सिमम 1 करोड़ की पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे पेपर लीक होने से बचाया जा सकता है। तीसरी खबर देखिए रिलेटेड है कि केरल का कोझिकोड औपचारिक रूप से यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। तो पहले तो जान लें कि ये यूनेस्को को UCCN क्या है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क क्या है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क जैसा कि 2004 में शुरू किया गया था। यह रचनात्मकता और संघीय शहरी विकास का एक प्रमुख माध्यम है। इसमें अभी तक इंडिया में सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी, सिटी ऑफ फिल्म के लिए मुंबई, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए हैदराबाद और सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए जयपुर और श्रीनगर जैसे शहर को अभी तक इसमें UCCN के तहत शामिल किया जा चुका है। अगर आप जानना चाहें कि कोझिकोड क्या है, तो कोझिकोड के लिए आप ये सुना नाम लग रहा है वो कालीकट शहर। इतिहास में आपने पढ़ा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कालीकट शहर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, पोर्चुगीज आए थे। कालीकट शहर कहाँ स्थित है, तो ये मालाबार तट पर स्थित है। मालाबार तट आप समझते ही हैं, ये केरल के पास का एरिया, इस एरिया को मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ पर है आपका कालीकट। माना जाता है कि यहाँ पर पहले से ही महीन सूतों के वस्त्र के लिए इसे जाना जाता था और वर्तमान में भी इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। मूर्तियों का शहर का दर्जा इसे दिया गया है। वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं लिटरेचर सूची में इसे शामिल करते हुए सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसके बाद हमारी तीसरी खबर है GST काउंसिल से रिलेटेड। 53वीं GST काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। प्रश्न ये है कि GST काउंसिल क्या होती है। तो GST काउंसिल के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये 279A अनुच्छेद के तहत 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में एक संवैधानिक संस्था बनाई गई थी। ये आप जानते होंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उसे कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में के तहत जिसे बॉडी बनाया जाए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। इसकी गठन राष्ट्रपति करता है और इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं कि स्पीकर पद पर रार आज चुनाव होगा। आज जैसा कि 26 तारीख है, आज लोकसभा के 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, उसके स्पीकर का चुनाव होना है। तो उसके लिए ये खबर है कि स्पीकर पद पर रार, जैसे कि अभी 2 लोग हैं, एक ओम बिरला हैं और उनके अगेंस्ट में सुरेश को एनडीए ने उतारा है। तो हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के लिए ये खबर है कि ओम बिरला स्पीकर बनाए जा चुके हैं, जिन्होंने स्पीकर के लिए ये चुनाव जीत चुके हैं। तो अभी 18वीं लोकसभा के स्पीकर जो हैं वो ओम बिरला बन चुके हैं। और इसी के साथ हमारी अगली खबर है पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर को लेकर के कि डिप्टी स्पीकर कैसे बनेंगे। तो अभी जैसे हमने लोकसभा की 8 मीटिंग की बात की, तो उस 8 मीटिंग में से जो कि अगली मीटिंग होगी, इसमें अगली मीटिंग में डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, है ना। तो कल जहाँ तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, ऑलवेज अपोजिशन से भी हो सकता है और रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है। जैसे कि आप इसी खबर में देख सकते हैं डिटेल में, जब से लोकसभा बनी है तब से 1952 से लेकर के आज तक की इसमें डिटेल्स दी गई हैं। तो 1952 से देखिए, पहले रूलिंग पार्टी के डिप्टी स्पीकर भी होते थे, बट
आप देख रहे हैं जैसा कि 1969 से 1970 में अपोजिशन के थे, फिर 3 बार अपोजिशन के थे, फिर 2 बार रूलिंग पार्टी का डिप्टी स्पीकर था। इस बार 2014-2019 में जो एम थम्पी दुरई थे तो ये भी रूलिंग पार्टी से थे। इस बार देखिए अपोजिशन पार्टी की डिमांड है कि यदि स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है तो एटलीस्ट डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन का होना चाहिए। अब देखिए कल क्या होता है डिसीजन में। तो ये हमारी थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद।